पॉलिटिकल सिस्टम की कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है किस तरह डेवलप हुआ, तो उसमें सबसे पहले फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो है इसके अंदर 1787 के अंदर यानी 1787 के अंदर जो है ये फिलाडेल्फिया के अंदर जो कन्वेंशन हुआ, तो इसमें जो 13 कॉलोनीज थी इनके जो बड़े जब मिले तो इन्होंने एक आइन बनाया, ठीक है, क्योंकि अब स्टेट को चलाना था। अब एक फेडरेशन जो बनी थी 13 कॉलोनीज की, 13 जो छोटी छोटी कॉलोनी या छोटे छोटे ममालिक हम उसे कह लें उस टाइम पे मिल के उन्होंने एक मुल्क बनाया। तो अब उस मुल्क को चलना भी तो था, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होना था, किस तरह से उसने जो है वो आगे बढ़ना था, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की या कानून की जरूरत थी। तो वो कानून बनाया गया 1787 के अंदर और उसके बाद उसको इन्फोर्स किया गया यानी लागू किया गया 1789 के अंदर, यानी 1789 में वो लागू हो गया। और किसकी लीडरशिप में हुआ जी? जॉर्ज वाशिंगटन साहब जो हैं, इनकी जो लीडरशिप है इसके अंदर जो है ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी जो आइन है, इस आइन के अंदर क्या कहा गया और किस तरह का ये आइन है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और 7 आर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है, और 27 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंतहाई ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आप देखिए सिर्फ 7 आर्टिकल्स। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 280 आर्टिकल्स हैं, यानी 280 आर्टिकल्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम तक यानी पिछले 72 सालों में हम ये कह सकते हैं कि 26 जो है वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और इवन 72 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हुए, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 1973 का है। तो 1973 के बाद से अभी तक 26 जो है वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका में पिछले 300 साल के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो कितनी चेंजेस हुई? सिर्फ और सिर्फ 27, क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ तो है लेकिन काफी ज्यादा सख्त है, जिसमें चेंज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये एक रिट कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिट कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि इसमें अगर आपको कोई भी चेंज लानी है यानी कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो आप कैसे अमेंडमेंट करेंगे कि सबसे पहले तो आपको 2/3 जो है मेजॉरिटी चाहिए होगी कांग्रेस के अंदर, ठीक है, और दूसरा उसके बाद आपको चाहिए होगी 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो उनकी स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, अगर रियासतें जैसे 50 रियासतें हैं अमेरिका की, तो 50 में से ऑलमोस्ट 40 रियासतें जब हामी भरेंगी उस कानून के ऊपर, हाँ भाई आप ये कानून पास कर सकते हैं, तो तब वो कानून पास होगा, अदरवाइज पास नहीं हो सकता। इसी वजह से इतना ज़्यादा वो रिग्ड है, इतना ज़्यादा सख्त किस्म का है कि पिछले 300 सालों के अंदर वहाँ पे सिर्फ 27 जो है वो अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्योंकि वो इतना टफ है। इसके अलावा क्या है जी? बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। बाइकैमरल यानी कि 2 ऐवानी मुकन्नना है, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट कहा जाता है पॉलिटिकल, ये जो हमारी ऐवानी मुकन्नना है, ठीक है, तो वो भी बाइकैमरल है, लेकिन वहां पे अमेरिका के अंदर उसको कहा जाता है कांग्रेस। यहाँ पे पार्लियामेंट, वहां पे उसको कांग्रेस कहा जाता है। और इसी तरह इसके 2 हाउसेज हैं। जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और 435 मेंबर्स जो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं। और इसी तरह से जो अपर हाउस है वो है सेनेट और 100 मेंबर्स इसके हैं, और हर रियासत से 2 लोग इसमें जो है वो शामिल होते हैं। इसी वजह से सेनेट को द मोस्ट पावरफुल हाउस, अपर हाउस कहा जाता है दुनिया के अंदर, अमेरिका के सेनेट को, ठीक है। तो यहां पे 100 लोग शामिल हैं। पाकिस्तान के भी अपर हाउस को सेनेट ही कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये फेडरल सिस्टम है। 50 स्टेट्स हैं, यानी कि 50 रियासतें हैं, और रियासतें क्या हैं? आज़ाद हैं, समझिए। तो एक फेडरेशन के थ्रू ये जुड़ी हुई हैं, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये जो है जुड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान भी एक फेडरेशन है, जैसे देखा सूबे आज़ाद हैं और फिर भी वो इस्लामाबाद के अंदर या सेंटर के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो इसी तरह ये फेडरल सिस्टम है। सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी, और तीनों एक दूसरे से अलग काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। चेक एंड बैलेंस भी है। चेक एंड बैलेंस मतलब यही कि एग्जीक्यूटिव जो है कोई काम भी खुद से नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव कुछ खुद से नहीं कर सकती, या जुडिशरी कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम मौजूद है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सेपरेशन ऑफ पावर का पर्पस भी यही होता है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो सके। उसके बाद अगर बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि जो सदर है वो क्या है, वो वहाँ कुल का हम मान सकते हैं कि भाई सारे इख्तियारात उसी के पास हैं, गो कि वो मिस यूज़ उन्हें नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे होता है, यानी कि सदर साहब हैं और उसके नीचे जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपने देखा क्योंकि अमेरिका जो है असल में कालों का मुल्क था। अब ये ज़रा काले गोरे का एक आपने देखा आज भी झगड़ा वहाँ पे मौजूद है। पिछले साल भी कितना ज़्यादा हंगामा हुआ इसके ऊपर, इस साल हुआ। तो वहाँ पे जो ओरिजिनल नेटिव लोग हैं वो काले हैं, ठीक है, और
अब ये जो अमेरिकन हैं, ये जो अभी उसके ऊपर रूल कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, ये तो असल में जो है ये गोरे थे जिन्होंने आके कब्जा किया था। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट्स अभी भी यहाँ पे वहाँ पे एक इशू है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को वहाँ कहा गया कि भाई काला है गोरा है, वहाँ पे हर एक के लिए राइट्स एक जैसे होंगे। और उसके अलावा एक मजे की बात यह है कि वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है। ड्यूल सिटीजनशिप से मुराद ये है कि भाई एक बंदा जो है उसके पास दो जो है वो अपने पास आईडी कार्ड्स होंगे या आइडेंटिटीज़ होंगी। एक वो जिस रियासत से उसका ताल्लुक है, ठीक है, अगर एक बंदा जो है वो फिलाडेल्फिया से है तो एक तो उसके पास उसका आईडी होगा, और दूसरा जो है वो अमेरिकन है तो दूसरा उसके पास जो है अमेरिकन होने का जो है वो आईडी होगा। तो उसका मतलब दो जो है उसके पास शहरियतें मौजूद होंगी अमेरिका के अंदर। और लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी कि लोग आज़ाद हैं, लिबरलिज्म है, आज़ादी है, इस वजह से जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल लोगों के ऊपर कम से कम है। लिमिटेड का मतलब ये है, ठीक है, लोगों की आज़ादी ज़्यादा है। तो ये कुछ जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, जो फीचर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जी द यूएस प्रेसिडेंट की, यानी कि अमेरिकन सदर की, कि अमेरिका के जो सदर साहब हैं वो उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, उसके लिए क्या क्या शराइत हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स के क्या शराइत हैं, कौन बंदा जो है वो अमेरिका का सदर बन सकता है, तो उसमें पहली शर्त क्या है, सबसे पहले तो उसकी एज होनी चाहिए 35 साल जी। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर है 45 साल, तो वहाँ पे क्या है 35 साल। दूसरा शर्त ये है कि 14 साल से एटलीस्ट वो अमेरिका के अंदर रह रहा हो, ठीक है, यानी 14 साल से अमेरिका का शहरी हो, ये दूसरी शर्त है। और इसके अलावा ये डायरेक्ट वोटिंग भी होती है और इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके थ्रू भी जो है चूज़ किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा ये जो बाइडेन साहब हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो अमेरिका के नए सदर बने हैं। और टर्म जो है 4 ईयर्स होती है इसकी, यानी कि 4 साल की टर्म होती है। जैसे हमारे पास 5 साल की है तो वहाँ पे 4 साल की होती है। और अब जो है वहाँ पे ये अमेंडमेंट हुई है कि कोई भी बंदा 2 बार से ज़्यादा जो है वो सदर इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और सदर साहब बैठते कहाँ पे हैं या उनका ऑफिस कहाँ पे है जी, व्हाइट हाउस के अंदर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। और सदर को उतारा कैसे जाता है, रिमूवल्स की कैसे होगी, मर गया तो ठीक, नहीं तो उसकी इम्पीचमेंट होगी। इम्पीचमेंट यानी कि मुआखजा होगा, और वो भी 2/3 जो है कांग्रेस के अंदर अगर मेजॉरिटी होगी अपोजिशन की और उसके थ्रू अगर वो मुआखजा करेंगे तो सदर जाएगा, अदरवाइज सदर साहब नहीं जाएंगे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ की और पावर्स की, कि भाई क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या ड्यूटीज़ हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कि भाई कौन कौन सी जो उनकी ऐसे काम है जो उन्होंने करने ही करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है एग्जेक्टिव पावर्स है उनके पास, यानी एग्जेक्टिव पावर का मतलब क्या है कि सबसे पहले उनके पास सरबराही ताकत है, कि भाई वो मुल्क के सरबराह हैं, तो इसका मतलब पूरे का पूरा कंट्रोल जो है मुल्क का वो किसके पास है, वो सारे का सारा अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कंट्रोल है मुल्क का या मुल्क के हर इदारे का, ठीक है। और एग्जेक्टिव पावर्स के अंदर क्या क्या पावर्स हैं, पहले नंबर पे एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज हैं, यानी कि कानून जो है उसको लागू करना सबसे पहला काम है सदर साहब का, कि वो कानून को लागू करेंगे मुल्क के अंदर। दूसरा क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, यानी कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी जो काउंसिल है उसको हेड करना, ये दूसरा काम है। और थर्ड पे क्या है, सुपरविजन ऑफ स्टाफ है, जो कि 67,000 के करीब जो है 6700 के करीब सॉरी जो है ये इनका सुपरविजन का स्टाफ है, जो इनके नीचे यानी सदर साहब के नीचे डायरेक्टली जो है वो आता है, जिसको मैनेज करना इनका काम है। और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं इनका काम है, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जितने भी हैं यानी जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं किसी भी इदारे को इनकी तरफ से होते हैं। डायरेक्टिंग एजेंसीज जो एजेंसीज हैं जैसे CIA हो गया, FBI हो गया, तो इनको जो है डायरेक्ट करना भी सदर साहब के एग्जेक्टिव पावर्स के अंदर है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, अब एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं या जिस तरह से मिलिट्री की अपॉइंटमेंट्स हो गई, तो ये अपॉइंटमेंट या जितनी भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो एग्जेक्टिव पावर्स के अंदर आती हैं सदर साहब के, यानी अमेरिकन सदर के पास। बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, कि भाई सदर साहब के पास कानून बनाने की कौन कौन सी ताकत मौजूद है। तो सबसे पहली बात उनके पास लेजिस्लेटिव पावर में वीटो पावर मौजूद है, क्योंकि कानून तो तभी वो बनाएंगे जब उनके पास कोई भी लॉ आएगा जो कांग्रेस से पास होगा, और कांग्रेस से पास हो गया जब उनके पास आएगा तो उन्होंने उसे प्रूव कर देना है, या प्रूव करेंगे और अगर वो उन्हें पसंद नहीं, वो नहीं चाहते कि कानून बने, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो उसे वीटो कर देंगे। वीटो की पावर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास मौजूद है, ठीक है, और ये 10 दिन के अंदर उन्होंने करना होगा। और इसके अलावा जुडिशियल पावर जो है इनके पास मौजूद है। जुडिशियल पावर में यानी कि किसी भी इसी तरह से वीटो कर सकते हैं किसी भी लॉ को, लेकिन वो बाद में फिर उसको कांग्रेस के अंदर डिबेट करके या जुडिशरी भी उसको दोबारा से लागू कर सकती है। फाइनेंशियल पावर्स इनके पास मौजूद हैं। फाइनेंशियल पावर्स में क्योंकि अब बजट जो है वो बनाना हुकूमत का काम है, तो हुकूमत के हेड जो है सदर साहब हैं, तो इसका मतलब फाइनेंशियल पावर्स इनके पास हैं। इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी सारी की सारी ये खुद बनाते हैं, साथ में एजेंसीज को मिलाते हैं, उनके पास ये पावर है फॉरेन पॉलिसी बनाने की।
डिबेट देखिए, जो भी पावर्स हैं वो सारी की सारी कंसेंट के साथ हैं, बाहमी रजामंदी होगी कांग्रेस के साथ, तभी जाके लागू होगा। लेकिन फिर भी यानी कि जो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो पावर है किसी के पास तो वो सदर साहब के पास ही है उसकी। इसी तरह से मिलिट्री के हेड हैं या उनको अपॉइंट्स करना है तो वो सदर साहब की पावर्स हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स। ठीक है, तो ये जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब की जो है वो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं। आगे बात करते हैं द वाइस प्रेसिडेंट, द यूएस वाइस प्रेसिडेंट कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट अगर बहुत सादे अल्फाज में समझें तो जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका मतलब ये है कि जो सदर है, अब सदर अपने काम अकेले तो कर नहीं सकता और ना ही एक सदर हर काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि सदर को एक राइट हैंड की ज़रूरत है, और वो जो राइट हैंड है वही क्या है जी, वही वाइस प्रेसिडेंट साहब है, कि वो काम जो सदर साहब उन्हें अपॉइंट करेंगे, देंगे, तो वो उन्होंने करने हैं। अब उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली बात वही कि भाई 35 साल उसकी एज हो और 14 साल जो है वो अमेरिका का रिहायशी हो, क्योंकि सदर की गैर मौजूदगी में, ये सदर के मरने की सूरत में, तो वाइस प्रेसिडेंट से भी सदर हैं, तो उसका मतलब क्वालिफिकेशन तो सेम होगी जो सदर की है, और टर्म ऑफ ऑफिस भी 4 साल ही होगा उतना ही। और ड्यूटीज़ क्या हैं, पॉलिटिकल विजिट्स हैं। अब जैसे मैंने कहा सदर साहब हर जगह खुद तो जा नहीं सकते हैं, तो पॉलिटिकल जो विजिट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाना, या फिर जो मुल्क के अंदर जो विजिट्स हैं उनमें जो है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो जाया करेंगे। इसके अलावा सक्सेशन है कि सदर अगर मर गया, ठीक है, या पागल हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब फ़ौरन से उसकी सीट तो खाली है, तो वो जो सीट खाली है उस सीट पर कौन बैठेगा, उस सीट पर वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे क्योंकि वो सदर बन चुके हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट है। इसी तरह से जो सेनेट है, ठीक है, सेनेट के सदर जो हैं वो कौन होगा जी, सेनेट का सदर वाइस प्रेसिडेंट होगा। मीटिंग्स जितनी भी होती हैं वो मीटिंग्स जो सदर साहब उन्हें बताएंगे कि भाई ये मीटिंग्स आपने करनी है, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब वो क्या करेंगे, वो मीटिंग्स जो है उनको हेड करेंगे। इसी तरह से कमेटी जो है उसको लीड करेंगे। जिन जो कमेटीज़ हैं उनको भी लीड कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो ये कुछ वाइस प्रेसिडेंट साहब के इख्तियारात और ड्यूटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द कांग्रेस की। द कांग्रेस यानी कि वो जो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हेड किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, कांग्रेस है। जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि पार्लियामेंट है, वहाँ पे कांग्रेस है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट कहते हैं कि पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट क्या करेगी। और हम जानते हैं पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, यानी कि अपर हाउस जो है वो सेनेट है और लोअर हाउस जो है वो कौमी असम्बली है। ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। पहली बात तो ये समझ लें आप, ठीक है। और कांग्रेस के भी बिल्कुल इसी तरह से 2 हाउसेज हैं, ठीक है। अब जो कांग्रेस है अमेरिका की, उसके भी 2 हाउसेज है। अपर हाउस सेनेट ही है, लेकिन लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और 435 लोग यहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, यानी जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोग जो हैं उन्हें चूज करते हैं, और ये सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। अब ये बात जो है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 5 साल के लिए कौमी असम्बली का मेंबर बना जाता है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 साल के लिए बना जाता है। इसी तरह से जो सेनेट है उसकी 100 सीट्स हैं, ठीक है, यानी कि 100 मेंबर्स हैं उसके, और हर रियासत से 2 लोग जो हैं वो सेनेट के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, और इनकी जो टर्म है वो 6 साल की होगी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। 6 साल इनकी टर्म होगी, इलेक्शंस इनडायरेक्ट होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2/3 जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे हर 2 साल के बाद। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो रुक नहीं सकता। अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही होता है, हम जानते हैं, क्योंकि सेनेट को तो दोबारा से खाली नहीं किया जा सकता कि भाई खाली हो गई और दोबारा से इलेक्शंस हो गए। उसके तो इलेक्शंस इस तरह साथ साथ होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं रुकता, वो चलता रहता है। ठीक हो गया जी, ये तो है कांग्रेस। अब पावर्स की बात की जाए या उसके फंक्शंस की बात की जाए कि उसकी ताकत क्या है कांग्रेस की, यानी इख्तियारात क्या हैं और इख्तियारात को इस्तेमाल कैसे करती है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर है कांग्रेस के पास, और बहुत सख्त किस्म की पावर्स हैं। जितनी भी पावर्स हैं ये हकीकत में कांग्रेस के पास मौजूद हैं, ये सारी की सारी पावर्स। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा कांग्रेस जो पार्लियामेंट जो है वो तो शायद बराए नाम ही है, ओरिजिनल जो फैसले हों कहीं और हैं। तो असल में वहाँ पे क्या है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे कांग्रेस जो है वो पावरफुल है। तो सबसे पहले कानून जितने भी हैं वो कौन बनाएगा जी, वो कानून बनाएगा जी कांग्रेस, यानी लेजिस्लेशन होगी कांग्रेस के पास। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं, यानी किसी भी के इन्वेस्टिगेशन बिठानी है किसी के ऊपर, चाहे सदर के ऊपर ही बिठानी है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बिठानी है, किसी मेंबर के ऊपर बिठानी है, किसी इदारे के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो सारी पावर्स किसके पास हैं, कांग्रेस के पास है। फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, यानी बजट जो है वो डिस्कस होगा, खास करके सेनेट जो है उसको प्रूव करेगी, तो तब बजट जो है वो पास होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, यानी ये पावर्स हैं। अच्छा,
पावर्स ऑन एग्जेक्टिव हैं, यानी सरबराह के ऊपर भी पावर्स हैं कि अगर सदर साहब ने कोई फैसला कर दिया और वो मुल्क के मफाद में नहीं या कांग्रेस को पसंद नहीं, तो कांग्रेस उसे जो है अपनी डिबेट में ला सकती है और उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी उनके पास पावर्स हैं, या वो लॉ ना बनने दे। इसी तरह से इम्पीचमेंट जो है यानी मुआवजा जो है सदर का, वो भी कौन करेगा जी, वो करेगा जी सेनेट, ठीक है, अब सॉरी कांग्रेस करेगी। जो कांग्रेस है उसके पास ये इख्तियार है कि वो क्या करे जी, कि वो इम्पीचमेंट करे सदर की। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स है वो तो इख्तियार है ही है, क्योंकि जब कानून बनाया जाएगा तो कानून चेंज करने का इख्तियार भी उसी के पास ही होगा। और टू कंट्रोल स्टाफ, जो स्टाफ है जो उनके अंडर, ठीक है, वो सारे का सारा स्टाफ, उसको भी कंट्रोल करना जो है इनकी पावर्स में शामिल है ही नहीं। ये पावर्स जो है कांग्रेस की हैं, अमेरिकन कांग्रेस की पावर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द अपर हाउस ऑफ कांग्रेस, जिसको हमने कहा द सेनेट, कि भाई जो सेनेट है वो क्या है, वो अपर हाउस है किसका, अमेरिकन सिस्टम के अंदर। तो अब देखते हैं सेनेट, जिसको कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे पावरफुल अगर अपर हाउस देखा जाए दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो इस टाइम पे अमेरिका की सेनेट है। और वो क्यों है उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 100 लोग इसके अंदर होते हैं और 2 लोग जो हैं वो हर रियासत से इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी 2 सेनेटर्स हर रियासत से। और इनका जो टेन्योर है वो 6 साल का है, ठीक है, और हर 2.5 साल के बाद जो है वो 2 साल के बाद 2/3 मेंबर्स जो हैं वो रुखसत हो जाएंगे और नए जो है उनकी जगह आ जाएंगे। अब अगर बात करें पावर्स की और फंक्शंस की, तो फिर हमें पता चले कि कितनी पावरफुल है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो सारी की सारी सेनेट के पास हैं। अब ये जितनी भी पावर्स सेनेट के पास हैं, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिल के जो है इनको शेयर किया जाता है। लेकिन क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक तो 2 साल उनका टेन्योर है, दूसरा वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं, तो ये बराए नाम ही आप कह लें कि भाई जो उनकी कौमी असम्बली है वो बराए नाम है, तो जो सेनेट है असल में वही सारी पावर्स यूज़ करती है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की सारी ताकत जो है सेनेट के पास है। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जो है सरबराह का, वो सारे का सारा सेनेट के पास है। अच्छा, प्रेसिडेंट नीड अप्रूवल ऑफ सेनेट। अब एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल, इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी काम सदर साहब करेंगे अपनी मर्जी से भी वो करेंगे, ठीक है, कोई भी फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, डिसीजन ले लिया, अब उसको अप्रूव करना होगा कि वो सेनेट में वो आएगा, वो लॉ बनेगा या सेनेट उसकी परमिशन देगी तब होगा। अब जैसे कि लेट्स सपोज अपॉइंटमेंट है कि पाकिस्तान के लिए अगर उन्होंने किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया एज एम्बेसडर, तो अब क्या होगा कि उसकी मंजूरी कौन देगा, उसकी मंजूरी जो है वो कांग्रेस देगी, सेनेट देगी, तब जाके सदर साहब उसको परमिट यहां कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट है वो सारी की सारी कहां से होती है, वो सेनेट के थ्रू होती है। सेनेट जो है जजेस अपॉइंट करती है और सेनेट ही जो है जजेस को रिमूव भी कर सकती है उनकी इम्पीचमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल पावर्स हैं जितनी भी, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड जो लेन देन है, जो डिबेट है, वो सारी की सारी सेनेट के अंदर होती है। सेनेट जो है वो डिबेट करती है कि बजट पास करना है या नहीं करना, या बजट में नए टैक्सेस लगाने हैं या नहीं लगाने, ये सारी की सारी डिबेट। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटीज़ है, जो कमेटी की अपॉइंटमेंट है या इन्वेस्टिगेशन की जो कमेटी बनाई जाती है खास करके, वो सारी की सारी किसके पास है जी, सेनेट के पास है। और इसको मोस्ट पावरफुल अपर हाउस क्यों कहा जाता है, अगर इस क्यों का हम आंसर लें कि भाई क्यों इसको मोस्ट पावरफुल अपर हाउस कहा जाता है, तो उसमें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की अलामत है। क्योंकि जैसे अगर 50 रियासतें हैं अमेरिका और वो सारी की सारी आज़ाद हैं, फिर भी वो फेडरेशन के थ्रू जुड़ी हुई हैं, तो ये इन्हीं सेनेटर्स की ताकत है जिस वजह से वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इनकी पॉलिटिक्स के थ्रू। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनके, इस वजह से ये पावरफुल हैं। अच्छा, लॉन्ग टेन्योर है, ठीक है, इनका जो दौरानिया है यहाँ पे, अच्छा जी, लॉन्ग टेन्योर 6 साल के लिए है और 2.5 साल के 2 साल के बाद जो है 2/3 मेंबर्स जो हैं वो रुखसत हो जाएंगे। एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, और पावरफुल चैम्बर है। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी इनके पास हैं, किसी भी इदारे के खिलाफ, सदर के खिलाफ, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, इस वजह से ये मोस्ट पावरफुल हैं। और लॉन्ग डिबेट जो है, इनकी डिबेट पे कोई पाबंदी नहीं कि भाई 10 मिनट आपको देंगे, आप बोले, 7 मिनट आपके पास है, आप बोले, ऐसा नहीं, जितना दिल है बोले, जिस बात पे जितनी डिबेट करनी है करे, जितने दिन करनी है सेनेटर्स डिबेट कर सकते हैं, उनको इख्तियार हासिल है। इसी वजह से ये मोस्ट पावरफुल अपर हाउस माना जाता है दुनिया के अंदर। तो ये है अमेरिकन सेनेट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, यानी कि जो कानून बनता है अमेरिका के अंदर, वो कानून किस तरह से बनता है या कितने जो प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू जो है वो कानून बनेगा, कि कोई भी कानून जो है वो किस तरह से अपनी शक्ल लेगा।
सबसे पहले क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स होता है। सबसे पहले जो भी कानून है उसके ऊपर सबसे पहले बातचीत होगी कि भाई कौन सा बिल बनाया जाए, कौन सा कानून नया बनाया जाए। फिर एक बिल की फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा असेंबली के अंदर, ठीक है, या सेनेट कांग्रेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद वो कमेटी के हवाले होगा, यानी कि कमेटी के पास जाएगा, कमेटी देखेगी उसकी लीगल जितने भी पहलू हैं कि भाई इसका क्या इफेक्ट है, किस तरह से हो सकता है, नहीं है जो चेंज करनी है। उसके बाद उसको डिबेट के लिए पेश किया जाएगा, डिबेट के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद डिबेट होगी उसके अच्छी के ऊपर, उसके बुरे के ऊपर। फिर वोटिंग होगी कि भाई कितने लोग इसके हक में हैं, कितने इसके हक में नहीं। और फिर सेकंड हाउस में जाएगा। फिर सेकंड हाउस के अंदर वही प्रोसेस रिपीट होगा। पहले कॉन्फ्रेंस कमेटी के पास चला जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है ये वो कमेटी है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में और सेनेट के बीच में जो है ये लिंक का काम करती है। अब यानी कि अगर एक बिल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो है डिज़ाइन किया, वहां से आया, तो अब ये सेनेट में पहुंचने से पहले क्या होगा कि अब इन दोनों के बीच में जो बातचीत है वो कॉन्फ्रेंस कमेटी के थ्रू होगी कि भाई क्यों भेजा, किस लिए भेजा, क्या इसकी लीगैलिटीज़ हैं, या कोई इशू भी बनता है अगर इस बिल के बीच में, तो तब भी जो है ये कॉन्फ्रेंस कमेटी उसको सॉर्ट आउट करेगी। अच्छा, प्रेसिडेंट सेनेट उसके बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस के बाद जाएगा जी वहाँ पे, इसके बाद सेनेट में जो है इसके ऊपर वोटिंग होगी। और वहाँ पे वोटिंग होने के बाद जो है ये आगे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो अब उसे या तो अप्रूव कर देंगे या फिर वीटो कर देंगे। दोनों पावर्स मौजूद हैं। अगर वीटो कर देते हैं तो बिल खत्म है। दोबारा से अगर असेंबली उसे पास करती है तो वो खुद ही कानून बन जाएगा, बेशक प्रेसिडेंट से वीटो भी कर दे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी दोबारा से पास करना शर्त है। अब प्रेसिडेंट के पास है कोई लॉबिंग करके उनके माइंड चेंज करता है, जैसे भी वो अपनी पार्टी को यूज़ करता है, ठीक है। और अगर अप्रूव कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा, यानी बिकम लॉ होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो बिल का ये प्रोसीजर मौजूद है कि किस तरह से कोई भी जो है वो बिल लॉ बनेगा। कि सबसे पहले अर्ली लॉ स्टार्ट विद एन आइडिया, कि सबसे पहले एक आइडिया कि क्या बनाना है हमने, भाई वो क्या आइडिया था, किस बात के ऊपर बातचीत हो रही है, किस तरह का कानून बना। जैसे अब आज देखिए पाकिस्तान के अंदर रेप के अंदर बात हो रही है कि भाई जो ज्यादती के मुलजिमान हैं, ठीक है, उनको या तो 25 साल की सजा दी जाएगी या फिर जो है उन्हें फिर वो नामर्द बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जिस तरह से अब सबसे पहले इसके ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद अब ये असेंबली में आएगा, ठीक है। असेंबली में आके इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद जो है ये कमेटी में जाएगा, कमेटी इसके लीगल पहलुओं को देखेगी। उसके बाद जो है ये इसके ऊपर डिबेट होगी दोनों हाउसेस के अंदर। और उसके बाद जो है ये सदर के पास जाएगा और फिर सर साहब इसे पास कर देंगे और इस तरह से ये लॉ बन जाएगा। और फिर उसके नतीजे के तौर पर जो भी ज्यादती के मुलजमान हैं उनके लिए दोनों में से अपनी मर्जी से जो भी चूज़ करेंगे, या तो 25 साल जेल में रहेंगे या नामर्द होंगे। ये एक एग्जांपल है कि लॉज कैसे बनते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है यूएस के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमेटी सिस्टम की कि भाई यूएस के अंदर जो है वो कमेटी सिस्टम क्या है उस सेनेट के अंदर, और कमेटी सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो समझ लें 6 तरह की कमेटीज होती हैं यूएस सेनेट के अंदर, ठीक है, यानी 6 तरह की कमेटीज हैं डिफरेंट काम करने के लिए। अब सबसे पहले जो है वो स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी होती है। और ये परमानेंट कमेटी क्या है कि जब कोई भी बिल बनता है या कोई भी डिबेट होती है, ठीक है, तो वो डिबेट जो है वो क्या होगी, सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास आती है। और स्टैंडिंग कमेटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी दोनों हाउसेस की, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की है या सेनेट की है, दोनों के अंदर मौजूद होती है। तो दोनों के अंदर जब मौजूद होगी तो वो देखेगी उसके लीगल पहलुओं को, या उसके ऊपर जो बातचीत करनी होगी वो देखेगी, ताकि असेंबली में पहुंचाने से पहले चीज़ को देखा जाएगा वो किस शक्ल में नजर आएगी या कैसी है वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्पेशलाइज्ड स्टैंडिंग कमेटी है, ये परमानेंट नहीं होती। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये अपना काम मजीद अगर उसको मजीद लोअर लेवल पे लेके जाना है, मजीद उसके ऊपर काम करवाना है, तो क्या करेगी, एक स्पेशलाइज्ड स्टैंडिंग कमेटी बना देगी कि भाई आप जो है इसके ऊपर काम करें और इस बिल के ऊपर आप देखें कि भाई इसके अंदर क्या क्या काम हो सकता है या जो भी डिबेट हो रही है वहां पे। और नंबर 3 पे स्पेशलाइज्ड कमेटी होगी। और स्पेशलाइज्ड कमेटी जो है ये अब किसी भी काम के लिए, यानी कोई भी खास किस्म का कोई बजट है या कुछ भी इस तरह का है, तो उसके ऊपर डिबेट के लिए या उसके ऊपर काम के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। उसके बाद फिर एक जॉइंट कमेटी है। जॉइंट कमेटी जैसे नाम से ही पता है कि ये सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो है ये काम करेगी, यानी दोनों हाउसेज जो हैं उसके बीच में ये जॉइंट कमेटी काम करेगी। उसके बाद फिर एक सिलेक्ट या इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होती है। सिलेक्ट जैसे नाम है या इन्वेस्टिगेटिव है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए खास करके बनाई जाती है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, किसी के ऊपर भी किसी तरह से भी इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, ठीक है, उसके लिए होगी। और लास्ट पे जो है कॉन्फ्रेंस कमेटी होगी। कॉन्फ्रेंस कमेटी क्या है, ये भी दोनों हाउसेस के बीच में काम करती है कि जब भी कोई इशू पैदा होता है, जैसे कि लोअर हाउस जो है उसके बीच में या अपर हाउस के बीच में कोई इशू पैदा हुआ, किसी बिल के ऊपर कोई कंसल्ट करना है, कोई बातचीत करनी है, तो वो कॉन्फ्रेंस कमेटी के थ्रू ही होगा, ठीक है।
और ये जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है इसके पास ये इख्तियार होगा कि वो बातचीत कर सके। तो ये जो है ये 6 तरह की कमेटीज़ हैं यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट के अंदर, और मोस्टली यही कमेटीज़ हर जगह पे मौजूद होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी द यूएस सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके क्या इख्तियारात हैं यूएस के अंदर और किस तरह से वो काम करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस होते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये फिक्स नहीं, यानी कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई 9 ही जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 9, जैसे अब उन्होंने एक बगैर लिखे हुए मान लिया कि 9 ही जजेस होंगे, तो 9 जजेस हैं। और इनको मज़े की बात यह इनको कहा जाता है ओल्ड मैन, 9 ओल्ड मैन, क्योंकि ये बड़े बूढ़े होते हैं और बड़े हिकमत वाले होते हैं। जैसे आप सामने यहाँ पे जजेस देख रहे हैं अमेरिका के, तो इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, रिटायरमेंट की 79 ईयर्स की एज तक ये सर्विस कर सकते हैं और उसके बाद ये रिटायर होते हैं और इनको हटाया नहीं जा सकता। यानी कि ये अब इनका एक तरीका है इनको हटाने का, वो इम्पीचमेंट है कि वो अगर आप सेनेट के अंदर जो है या फिर कांग्रेस जो है उनके ऊपर डिबेट करती है और कांग्रेस जो है उनको इम्पीचमेंट करती है, जैसे सदर साहब की इम्पीचमेंट होती है, वैसे ही ये यहाँ पे एक जज जो है वो रिमूव होगा, अदरवाइज वैसे वो नहीं जा सकता या हटाया नहीं जा सकता उसे। अगर पावर्स और फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले ओरिजिनल केसेस जो इनके पास आते हैं उनकी बात की जाए तो वो ओरिजिनल केसेस कहाँ से आएंगे, जो अपील्स वगैरह की जाएंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जब लोअर केस जो है, लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट में अगर किसी की नहीं सुनी जाएगी तो वो क्या करेगा, या वहाँ पे फैसला आएगा तो उसके बाद वो अपर कोर्ट में जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे बात करेगा। तो वो ओरिजिनल केसेस हो गए उनके। या इसी तरह से इन्वेस्टर्स वगैरह के जो केसेस हैं या जो लेजिस्लेटिव के केसेस हैं या फिर जो कानून लेजिस्लेटिव ने पास कर दिया उसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है, सदर ने कोई कानून पास किया, वो केस चल रहा है जैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में होता है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने अपील की हुई है जुरिस्डिक्शन के ऊपर, वो लोग जो हैं उनकी अपील्स यहाँ पे आएंगी और सुनी जाएंगी, और सर्किट कोर्ट्स की जो अपील हैं वो सुनी जाएंगी यहाँ पे लोअर कोर्ट्स की। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनका जो काम है वो यही है, यानी ये तो गार्डियन है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई कानून किस तरह का है। कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट जो है, सॉरी उनकी सेनेट जो कांग्रेस जो है वो पास करती है, तो वो कांग्रेस जब पास करेगी तो अब कांग्रेस ने तो पास कर दिया, लेकिन अब क्या वो यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है या उसको क्या क्या चेंज करना उसमें, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेगी जी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो है वो रखवाली करे, उसको देखे कि उसके अंदर जो है कोई ऐसी चेंज ना हो जाए जो उनके बनाने वाले नहीं चाहते थे। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये काम होगा इनका, और जुडिशियल रिव्यू जो है ये ले सकते हैं किसी के ऊपर, सदर के ऊपर ले सकते हैं या किसी लॉ के ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, जो इनका ओरिजिनल केस फिर बन जाएगा, उसके ऊपर ये फिर बातचीत करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट है यूएस का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, कि यूएस के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो कौन कौन सी और किस तरह से वो काम करती हैं सियासी जमातें, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि 2 बड़ी बड़ी पार्टीज हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वहाँ पे 2 पार्टीज की ही इजाज़त है, ऐसा नहीं। आप जितनी मर्जी पार्टीज बनाएं, उसकी वजह यह है कि देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है अगर, तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टी की इजाज़त होती है कुछ लॉज के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे इजाज़त तो है, लेकिन जो रूल करती हैं, जो मेजॉरिटी के अंदर है, वो 2 ही पार्टीज़ हैं। हमेशा इन्हीं के बीच में हुकूमत आती है, या रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट, इन्हीं के बीच में आती है। इसी वजह से 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। एक साइड पे डेमोक्रेट है, दूसरी साइड पे रिपब्लिकन है, और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे जैसे आप देखें लड़ाई झगड़ा और आपस में ही जो है ना लान तान या लीडरशिप के ऊपर बातचीत, ऐसा हरगिज़ वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। पूरे का पूरा इनका एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू ये काम करते हैं। नॉन आइडियोलॉजिकल हैं, नॉन आइडियोलॉजिकल यानी कि इनका कोई ऐसी खास किस्म की आइडियोलॉजी नहीं जिसके ऊपर हम ये कहें कि इसकी आइडियोलॉजी, यानी कि डेमोक्रेट की आइडियोलॉजी ये है और ये जैसे सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, ठीक है, इस तरह की कोई आइडियोलॉजी नहीं, क्योंकि दोनों ही जो है वो कैपिटलिज्म के ऊपर ही काम करती हैं। उनके सिंबल्स की बात की जाए तो जो डेमोक्रेट्स हैं इनका जो है निशान है वो डंकी यानी खोता, ठीक है, गधा, और जो रिपब्लिकन है वो एलिफेंट यानी हाथी जो है उसका निशान है। तो इस टाइम पे आप ये देखिए सामने एक साइड पे जो है ये हमें एलिफेंट नज़र आ रहा है, रिपब्लिकन का निशान, और दूसरी साइड पे जो है ये डेमोक्रेट का है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें कि सदर कौन है, तो वो खोते वाली पार्टी के सदर हैं, हम सादे अल्फाज में ही कह सकते हैं। ये जो डेमोक्रेट हैं इनके जो सदर इस टाइम पे इलेक्ट हुए हैं यूएस के नए सदर जो हैं।
अच्छा, प्रोग्राम्स दोनों के सेम होंगे, यानी कि ऐसा हरगिज़ नहीं कि जैसे अब पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें पीपल्स पार्टी की, तो वो लिबरल और सोशलिस्ट पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा खुद को मनवाती है तो कैपिटलिस्ट ही, लेकिन लिबरल जैसे वो कहती है कि भाई हम लेफ्ट विंग की पार्टी हैं, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें पीटीआई की या पीएमएलएन की, तो वो क्या है, वो कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं। तो इसी तरह से इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पर आइडियोलॉजी सेम ही है। और सेम क्या है, दोनों ही कैपिटलिज्म की, सरमायादारी की जो है वो सपोर्टर हैं, सरमायादाराना निज़ाम को ही जो है वो सपोर्ट करती हैं। पॉलिटिकल कल्चर बनाने में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ऐसा नहीं कि भाई झगड़ा हो, जैसे अभी आज देखा आपने पाकिस्तान के अंदर आजकल क्या हो रहा है कि पीडीएम बनी हुई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, भाई हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत जीत के आई तो अब वो उसके खिलाफ जो है कहते हैं भाई ये 2 नंबर तरीके से जीती, धांधली से जीती, व्हाट्सोएवर। वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर क्या है कि भाई एक शख्स जीत गया तो उसको मानो सिंपल वो जीत गया, ठीक है। अब जैसे ट्रंप साहब ने कह दिया कि धांधली हुई है, लेकिन अब उसके ऊपर ये नहीं कि आप जो है हुकूमत को ना माने, उसके खिलाफ रोडों पर आ जाएँ, स्टेट को नुकसान पहुँचाएँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और रोल ऑफ मनी जो है वो तो आपको पता है दुनिया के हर मुल्क में, और ख़ास करके जहाँ कैपिटलिज्म है, सरमायादारी है, वहाँ पे मनी का रोल यानी पैसे का रोल जो है सियासत के अंदर, वो तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द यूएस फेडरेशन की, कि यूएस फेडरेशन क्या है। देखिए बैकग्राउंड में हम पहले बात कर चुके हैं सबसे पहले कि ये जो है अमेरिका जिसको हम कहते हैं, ये किसी टाइम पे 13 कॉलोनीज थी बरतानिया की, कि उन्होंने यहाँ कब्जा किया हुआ था, ठीक है। असल में तो अमेरिका कुछ और है, तो 13 कॉलोनीज थी, उसके बाद ये 50 स्टेट्स बन गई। तो 50 स्टेट्स ने मिलकर एक फेडरेशन बना ली, एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। और इनकी फेडरेशन जो है उसकी अलामत क्या है, जिसको माना जाता है जी सेनेट, ठीक है। जो सेनेट है ये क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रही है हर तरह से उनकी फेडरेशन को। और अगर बात करें हम, तो ये आप यहाँ पे सामने एक झंडा जो देख रहे हैं, ये फ्लैग है यूएस का, तो इसमें ये जो स्टार्स हैं, ये 13 स्टार्स हैं। ये 13 स्टार्स जो स्टार्ट की 13 कॉलोनीज थी, जो एक्चुअल में अमेरिका बना, तो ये उन्हीं 13 स्टार्स उन्हीं जो है कॉलोनीज को, एक एक स्टार एक एक कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन फ्लैग के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इनकी फेडरेशन है। और फेडरेशन के अंदर पावर की अगर बात की जाए, तो पावर कैसे होती है कि एक पावर जो है वो सेंटर के पास होगी कुछ पावर्स, और कुछ पावर्स जो हैं वो आगे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की भी होंगी, कि जहाँ जहाँ पे भी आगे अब जो स्टेट्स हैं उनके पास वो अपने पास पावर्स मौजूद होंगी। तो एक तो सेंट्रल पावर्स हैं, सेंट्रल पावर जो सेंटर जो है वो अप्लाई करता है। दूसरी है कंकरेंट पावर्स, जो सेंटर और फेडरेशन दोनों मिल के, यानी कि सेंटर और स्टेट्स जो है मिल के जो है उनको जो है म्यूचुअली जो है वो चलाएंगी दोनों के साथ। और थर्ड है रिजर्व पावर्स। रिजर्व पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होंगी, जो स्टेट अपने पास रखेगा, ठीक है। तो वो ना सेंटर के पास है, ना जो है वो कंकरेंट पावर्स के अंदर आती हैं, तो स्टेट के पास है, स्टेट उनको यूज़ कर सकता है। और सेपरेट गवर्नमेंट है, यानी कि सेपरेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि रियासतें जो हैं वो आज़ाद हैं और उनके अंदर अपनी अपनी हुकूमत मौजूद है। अब कहीं पे भी जहाँ पे फेडरल सिस्टम होगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी फेडरल सिस्टम ही है, इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इस तरह से पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि सबसे पहले आप देखिए एक यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट क्या है कि वो पावर सारी की सारी जो कि सेंटर जो है उसके पास हैं, और वही जिसके थ्रू जो है एक मुल्क जुड़ा हुआ है। अगर ये यूनियन की लिस्ट ना हो, इसको निकाल दिया जाए, तो फिर तो स्टेट सारी की सारी अलग अलग मुल्क हैं। तो इसको स्टेट्स को एक मुल्क की शक्ल देना ये यूनियन लिस्ट का काम है, यानी इन पावर्स का काम है। फिर दूसरा स्टेट लिस्ट है, वो पावर जैसे पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है 18वीं तरमीम की, कि भाई 18वीं तरमीम के थ्रू सूबे आज़ाद हैं, सूबे अपने टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो है ब्यूरोक्रेसी हायर कर सकते हैं, अपना पूरे का पूरा उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से इसके अलावा बात की जाए कंकरेंट लिस्ट की, तो जो दोनों यानी कि सेंटर प्लस जो है वो स्टेट मिल के जो है वो रन करते हैं। अब ये जो दोनों मिल के रन करते हैं, एग्जांपल आप इसके ले लें, जैसे लेट्स सपोज सीएसएस की हम बात कर लेते हैं कि भाई सीएसएस वाले जो है वो काम तो जो है स्टेट्स के अंदर ही करते हैं, लेकिन उनकी हायरिंग कौन करता है, सेंटर करता है, तो मिलजुल के काम होता है। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फेडरेशन के अंदर मौजूद होता है। और एट दी एंड लास्ट पे बात करते हैं जी सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी कि ताकत जो है उसकी तकसीम की, कि ताकत जो है वो तकसीम कैसे होती है। याद रखिएगा कि इसमें बहुत बड़ी एक डिबेट शामिल है, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने, जो हम पीछे बात कर चुके हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थे खास करके, उनके अंदर हमने बात की थी 2 पार्ट्स के अंदर, जो हमने देखा था कि भाई किस तरह से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कितना अहम रोल प्ले किया इस सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। क्योंकि एक ज़माना था जब सारी की सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास ही थी, कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सारे का सारा करता धरता था, जिसको कहा जाता था बादशाह,
ठीक है, वो किंग था या बादशाह था या कोई भी उसको सुल्तान कह ले, सारी पावर सुल्तान के पास थी, कानून भी वही बनाता, जुडिशरी भी उसी के अंदर, यानी काजी भी उसी के अंदर आते, सब कुछ उसी के अंदर कंट्रोल होता। तो फिर जो है ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो हैं इन्होंने डिबेट स्टार्ट की कि भाई जब बादशाह ही ने कानून बनाने हैं और उसी के नीचे ही जुडिशरी है, तो फिर बादशाह को कौन पूछेगा? ऐसे ही है ना कि बादशाह को फिर तो कोई पूछ ही नहीं सकता, तो ये तो जो है ये खुदा बना बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि इन पावर्स को सेपरेट किया जाए, कानून बनाने वाला इदारा अलग हो, उसको लागू करने वाला इदारा अलग हो, और जुडिशरी जो है उसके चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अलग हो। तो इसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया, जो कि एक बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद दुनिया को मिला। तो अमेरिका के अंदर भी ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है मौजूद है, यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाला इदारा अपना काम करता है, जुडिशरी अपना काम करती है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर का पर्पस क्या है कि अवॉइड किया जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को, कि ताकत जब एक जगह पे होगी, जैसे मैंने कहा कि जैसे बादशाह के पास अगर सारी ताकत थी, तो अब अगर किंग है तो किंग के पास सारी ताकत है, तो इसका मतलब मिसयूज होगा उसका, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो जो है वो नुकसानदेह है। जुडिशियल रिव्यू मौजूद है वहां पे कि जुडिशरी रिव्यू ले सकती है किसी भी बात के ऊपर जो कानून उन्होंने बनाया, अगर बादशाह ने अपने हक में बनाया कानून तो वो उसके ऊपर रिव्यू लिया जा सकता है। और रिव्यू क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि टायरनी को, यानी एक डंडे की हुकूमत को चेंज किया जाए, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जब मार्शल लॉ होता है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या होता है, एक जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, सारी की सारी पावर्स उसी के पास होती हैं, वो जिस तरह मर्जी यूज करे। अब जैसे देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एक सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उन्होंने जो है वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पाकिस्तान का चेंज कर दिया, सोशलिस्ट बना दिया था पाकिस्तान को, ठीक है। इसी तरह से प्रो डेमोक्रेसी जो है, ये जब भी डेमोक्रेसी जहां पे होगी, जहां पे भी जमहूरियत होगी, ठीक है, अवाम की हुकूमत मानते हैं वहां पे होगी, तो वहां पे ये सेपरेशन ऑफ पावर होगी। अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप देख लें पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इसी के ऊपर शोर हो रहा है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं जी NRO नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं हमने हुकूमत को हटाना है, आधे पॉलिटिकल लीडर्स जेलों के अंदर हैं। क्यों? अकाउंटेबिलिटी की वजह से, कि भाई आप लोगों ने अगर एक पब्लिक ऑफिस यूज किया, तो पब्लिक ऑफिस यूज करके फायदा कितना उठाया बताओ, ये पैसा जो आपके पास आया कहां से आया? तो वो जो पूछ का अकाउंटेबिलिटी है, जैसे नैब पाकिस्तान के अंदर करता है, इस तरह से हर जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मौजूद होती है अकाउंटेबिलिटी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वो आज़ाद है हर लिहाज से, जैसे भी अदलिया जो है वो किसी के खिलाफ भी फैसला दे सकती है। और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी यही है। सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली में है ही, जो दूसरा नाम है वो चेक एंड बैलेंस का है, कि भाई आपने जो है वो एक ऐसा तवाजुन बरकरार रखना है हेड जो स्टेट है उसकी तीनों ब्रांचेस के बीच में, ताकि कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास पावर ज्यादा हो और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है उसके पास पावर्स ना हो, जैसे पहले होता था, या लेजिस्लेटिव के पास बहुत ज्यादा पावर्स हो जाए या जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा पावर्स हो जाए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक को जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है वो दिया गया, ताकि बैलेंस रहे और एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रहे। अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, अब प्रेसिडेंट जो है उसकी जो चेक एंड बैलेंस है वो किसके ऊपर? लेजिस्लेटिव के ऊपर रखी जा सकती है। वो प्रेसिडेंट साहब देखेंगे कि बिल कैसे पास हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वीटो की पावर है, ठीक है। इसका मतलब ये चेक एंड बैलेंस है। इस तरह से लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो नजर रख सकता है कि जुडिशरी ने अगर कोई गलत काम किया, किसी जज ने, उसकी इंपीचमेंट हो सकती है, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हो सकती है, उसने कोई लॉ बना दिया उसको लेजिस्लेटिव जो है वो रद्द कर दे, ठीक है। ये इनके पास चेक एंड बैलेंस की पावर है। इसी तरह से जुडिशरी जो है वो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर या लेजिस्लेटिव दोनों के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रख सकती है कि भाई सदर साहब जो है उन्होंने गलत लॉ पास कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, या लेजिस्लेट जो है उसने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया। तो ये जो है ये एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो तीन ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट होंगी और बैलेंस्ड होंगी, तो तभी चेक एंड बैलेंस का निजाम मुल्क में चल सकेगा, अदरवाइज नहीं चल सकता। ठीक हो गया। तो यहां पे हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और ये था अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम। अब जब हम नेक्स्ट में आगे बढ़े